तो बात को समझो, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में खास करके न्यूटन के जो 3 लॉज है उसको हम समझने वाले हैं। इसके पहले भी तुमने सुन रखा है, लिख रखा है, पढ़ रखा है, रट रखा है, लॉज ऑफ मोशन। इस बार समझना है, तो तुमको पहले बेसिक आइडिया देता हूँ न्यूटन के ये 3 लॉज एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। तो सुनना पहले बात को। सबसे पहली चीज, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, वो तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करवाता है तुम्हें एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं फोर्स। फोर्स होता क्या है उसको तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। तो किसी ने पूछा न्यूटन का फर्स्ट लॉ का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस क्या है, वो तुम्हें फोर्स, पहली बार फोर्स किसे बोला जाता है, फोर्स होता क्या है वो समझाता है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ में वो तुम्हें फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है, फोर्स किसे बोला जाता है। एक बार इंट्रोड्यूस करवा के हो गया, सेकेंड लॉ में वो तुम्हें सिखाता है कि इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सेकेंड लॉ एक्चुअल में क्या करता है, कैलकुलेशन की बात करता है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। क्योंकि हम उसके इंटेंशन को समझ नहीं पाएंगे तो तीनों लॉ बैठेंगे नहीं दिमाग में ठीक से, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हो जरूरी है। तो फर्स्ट लॉ तुम्हें फोर्स से इंट्रोड्यूस करवाएगा, सेकेंड लॉ में जिसको इंट्रोड्यूस करवाया अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो सिखाएगा, और थर्ड लॉ में ये जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स और लास्ट में प्रॉपर्टीज। तो तीनों लॉ का इंटेंशन है हमको एक एक लॉ बहुत डिटेल में जाने की, एक लॉ समझने टाइम लगता है, सिर्फ पढ़ के नहीं चलता है, समझना है हमको, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये पहले लिख लो बेसिक आइडिया कि हम लोग करने क्या वाले, लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। लिखो पहले, होने के बाद बोलो। हमको फर्स्ट लॉ समझना है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ समझने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, कुछ कंडीशन है। तुमको फर्स्ट लॉ तभी समझ में आएगा जब तुम्हें इनर्शिया पता है। बिना इनर्शिया के कॉन्सेप्ट समझे तुम फर्स्ट लॉ नहीं समझ पाओगे, तुम उसको फील नहीं कर सकते। सिमिलरली सेकेंड लॉ समझने के लिए तुम्हें मोमेंटम पता होना चाहिए। तो सबसे पहला, मैं फर्स्ट लॉ स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लॉ को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहला पता होना चाहिए इनर्शिया का मतलब क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं बोलेंगे, इनर्शिया क्या है, ध्यान देना। क्या मैं फर्स्ट लॉ लिख रहा हूं क्या, इधर बोलो, फर्स्ट लॉ दे रहा हूं क्या? नहीं, फर्स्ट लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, बट फर्स्ट लॉ अगर समझना है तो पहले ये कॉन्सेप्ट को समझना है। इनर्शिया का मतलब होता है, ये तुमने सुन रखा है, आज समझना है, अ बॉडी एट रेस्ट continues to remain at rest and a body in uniform motion continues to remain in uniform motion। बस इतना ही। न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं है, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट लॉ भी ऐसे ही कुछ साउंड करता है, नहीं नहीं आऊंगा मैं। फर्स्ट लॉ क्यों ऐसे साउंड करता मैं बताता हूं। इनर्शिया का मतलब क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, समझो तुम्हारे सामने तुमने बुक रखी है टेबल पे, बराबर, रेस्ट पे है वो, मूव कर रहा है क्या बुक, भागो वहां से, मूव कर रहा है तो, हाँ रेस्ट पे है क्या नहीं है, बोलो। इनर्शिया का कहना है कि वो बुक रेस्ट पे रहेगा, हमेशा हमेशा वो रेस्ट पे रहेगा।
मतलब वो बुक का फिलहाल जो स्टेट है वो रेस्ट पे है। सिंपल लैंग्वेज में बुक अगर रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे रहना ही पसंद है, उसको मूव करना पसंद नहीं है, क्योंकि अभी वो रेस्ट पे है ना, उसको उसी स्टेट में रहना है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मैंने बॉल लिया और बॉल को ऐसा फेंका, बॉल मूव कर रहा है, बॉल मोशन में है, बोलो। उसका कहना है जो ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, उसको मोशन में रहना ही पसंद है, वो रुकना नहीं चाहता। जो रुका है उसको रुके ही रहना है, जो मोशन में है उसको मोशन में रहना ही पसंद है। हम बोल रहे ऐसा कैसा बोल रहे हैं, बुक ने बोला क्या इसको? बुक तुमने रखा, बुक ने बोला क्या भाई मेरे को ऐसे रहना पसंद है? बोलो, बराबर है ना? बोलो, ऐसा कैसा बोला इसने? बुक को स्टेट ऑफ रेस्ट, बुक रेस्ट पे रखा है, उसको रेस्ट पे रहना ही पसंद है। तुमको क्या मालूम? हम थोड़ी आर्ट्स पढ़ रहे हैं ना इधर, बुक की आत्मकथा। बोलो, बुक कह रहा है कुछ तो नहीं नहीं नहीं, कैसे पता चला? वो कह रहा है कि ये नेचर ऐसा है कि जो रेस्ट पे उसको रेस्ट पे रहना ही पसंद है, जो मोशन में उसको मोशन में रहना ही पसंद है। वो कहता है इनर्शिया, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो तुम रियल प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। कैसे? एक कार खड़ी है रेस्ट पर, तुम जाके वो कार में बैठे, समझो बस खड़ी है, मैं तो बस में जा सकता हूँ अपना, क्या बस में ट्रैवल करने वाला हूँ, मैं बस में गया, तुम कार में बैठो, मैं बस में आके बैठा, बस रेस्ट पे, मैं अंदर जाके बैठ गया बस में, मैं जैसे बैठा बस में, मैं रेस्ट पे हूं क्या नहीं हूं? बोलो। इनर्शिया कहता है अभी तुम्हारा बॉडी रेस्ट पे है ना, तुम्हारे बॉडी को रेस्ट पे रहना ही पसंद है। बोला अच्छा सही, मैं बैठा हूं मतलब मेरे बॉडी को रेस्ट पे रहना ही पसंद है, मतलब मेरा बॉडी मूव होना नहीं चाहता। बट जब बस का ड्राइवर वो बस ऑन करता है, शुरू करता है, एक्टिवेट करता है और बस को आगे लेके जाता है, तो मेरा बॉडी बोलता है नहीं, मेरे बॉडी को क्या पसंद है एज पर इनर्शिया? बोलो। रेस्ट पे। बस किधर लेके जा रहा है? आगे। बस किधर लेके जा रहा है? आगे। मेरा बॉडी रेजिस्ट कर रहा है, अपना बॉडी पीछे जाता है। ऐसा जब गाड़ी चालू करके तुम आगे लेके जाते हो तो बॉडी पीछे जाता है कि नहीं जाता? बोलो। बोलो, बॉडी पीछे कैसे गया? किसने आके पुश किया क्या बस में मेरे को पीछे? बोलो। तुम बाइक पे जब पीछे बैठते हो, जैसे तुम ऊपर जाके बैठ जाते हो और बाइक जैसे बैठो तुम नॉर्मल बैठे हो, अभी तुम रेस्ट पे हो बाइक पर, तुम्हारे बॉडी को रेस्ट पे रहना है, पर जैसे सामने वाला बाइक ऑन करके आगे, तुम्हारा बॉडी थोड़ा पीछे आ जाता है। बराबर? क्यों? क्योंकि बाइक तुम्हें आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है और तुम्हारा बॉडी क्या चाहता है? जैसा था उसी स्टेट में रहना है उसको। बराबर? मैं पीछे जिस स्टेट में था मुझे उसी स्टेट में रहना है, मुझे आगे नहीं जाना है, मेरे को पसंद नहीं आगे जाना। तो तुम बस आगे लेके जा रहे हो, मेरा बॉडी रेजिस्ट करने का मतलब क्या? भाई नहीं आना है मेरे को, मैं पीछे रहूंगा। आ रही बात समझ में? वो तुम्हारा इनर्शिया। बोलो, अगर इनर्शिया नहीं है तो कौन है? किसने पुश किया तुमको? कोई आके पुश किया क्या बस में? बस ऑन कर रहे, चलो चलो धक्का मारो सब। हाँ, करता है कोई आके ऐसा? बोलो। अरे तुम लोग बोले हम बस से जाते नहीं, अरे बाइक पे तो बैठे रहेंगे, कार होगी तुम्हारे में, बोलो कार में तो बैठे होगे, कार थोड़ा पीछे जब बैठता है। ठीक है, बस चालू हो गया, बस में बैठे और बस जा रहा है आगे आगे आगे। अब तुम्हारा बॉडी कैसा है? मोशन में है क्या नहीं? क्योंकि बस मोशन में। बोलो, बस मोशन में। अभी तुम्हारा बॉडी कैसा है? बस के साथ मोशन में है क्या नहीं है? तो इनर्शिया क्या कहता है? जो बॉडी मोशन में है उसको मोशन में रहना ही पसंद है। अब तुम्हारा बॉडी को मोशन में रहना पसंद है क्या नहीं? क्योंकि बस भी मूव कर रहा है ना। बताओ। अब हम जानना चाहते हैं कि अभी हमारे बॉडी को सच में मोशन में रहना ही पसंद है, हम चेक करना चाहते हैं। बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है, गाड़ी रोक देता है, बस ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, पर हमारा बॉडी को क्या पसंद है? अभी आगे जाना, मोशन में रहना। बोलो, जैसे ही गाड़ी रोकी जाती है हमारा बॉडी आगे जाता है। ऐसा बोलो। तो हमारा बॉडी क्या, तुमको किसी ने आके पीछे से पुश किया क्या? ब्रेक दबाया, चल होता कि नहीं? हम बॉडी खुद आगे जा रही है। जबकि ब्रेक लगाने का मतलब क्या? मुझे बताओ, ब्रेक लगाने का मतलब क्या? पीछे फोर्स लगाया ना हमने। गाड़ी पे ब्रेक लगाना मतलब पीछे फोर्स लगाना, गाड़ी रोक रहे ना हम। बोलो। तो हमारी बॉडी तो पीछे जानी चाहिए थी ना, फिर ब्रेक लगाए तो बॉडी पीछे जानी चाहिए कि नहीं? क्योंकि बस को पीछे की तरफ फोर्स लगा के रोकते हैं हम, ब्रेक लगाना मतलब। बराबर है ना? बोलो। एक्सेलरेट करना मतलब आगे फोर्स लगा के लेके जाना है।
जब वो ब्रेक लगा रहा है, बस को रोक रहा है, पीछे फोर्स लगा के रोक रहा है, हमारा बॉडी आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी मोशन में था, उसको अभी मोशन में रहना ही पसंद है। बस ने रोका, बाइक वाले ने रोका, कार में किसी ने रोक दिया गाड़ी को, पर हमारा बॉडी रेजिस्ट कर रहा है, हमारा बॉडी बोल रहा है हमको मोशन में रहना पसंद है, तो रोका ना, मैं आगे जाऊंगा। आई बात समझ में? इसलिए फॉरवर्ड जो बैठता है। क्लियर है क्या? मुझे बताओ अभी एक्चुअल में कोई फोर्स था क्या उधर? कोई आया क्या पुश करने के लिए? नहीं। फिर भी हमारा बॉडी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? क्यों कर रहा है? इनर्शिया। नेचर में इनर्शिया एग्जिस्ट करता है। जो रेस्ट पे, उसको रेस्ट पे रहना पसंद है भाई, पसंद है मतलब है। जो मोशन में, उसको मोशन में रहना ही पसंद है। तुम रोकोगे तो वो अपोज करेगा, रोकोगे तो अपोज करेगा, अपोजिशन तुम्हें नजर आएगा। वो जैसे मैंने बोला फॉरवर्ड जग, बैकवर्ड जग। वो मैजिशियन बेवकूफ बनाते हैं हमको, मालूम है? वो ग्लास लेते, ग्लास के ऊपर हैंकरचीफ रखते हो, हैंकरचीफ के ऊपर कॉइन रखते हैं ऐसा, फिर हैंकरचीफ खींचते, कॉइन ग्लास के अंदर गिरता है। नोटिस किया तुमने? देखा है क्या ऐसा मैजिक कभी? बोलो। या हाई लेवल पे, हाई स्केल पे मैजिशियन क्या करते हैं? डाइनिंग टेबल होता है ना, उसके ऊपर सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए, वो जो क्लॉथ रखा है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर का, जिसके ऊपर सारे, वो क्लॉथ को खींच के निकालते हैं, बट ऊपर के सारे ऑब्जेक्ट एज इट इज उसके ऊपर ही रहते हैं। जब कपड़ा जो है ना होता है ना ऊपर का क्लॉथ, उसको निकाल देते तो ऑब्जेक्ट गिरता नहीं है। नहीं देखते तुम लोग ये सब? देखा करो, क्योंकि वो बेवकूफ बनाते रहते हैं, और अपने को साइंस पता है तो फिर हम उंगली करेंगे। बोला क्या किया उसने, ऐसा कैसा हो गया कि ग्लास के ऊपर, खाली ग्लास है, उसके ऊपर हैंकरचीफ रखा, उसके ऊपर कॉइन रखा, फिर वो हैंकरचीफ खींचा, पर हैंकरचीफ के साथ कॉइन नहीं आया, कॉइन ग्लास के अंदर गिरा। क्यों? क्योंकि वो कॉइन जो तुमने रखा था हैंकरचीफ के ऊपर, वो रेस्ट पे था। बोलो। अब उस कॉइन को क्या पसंद है? क्या पसंद है कॉइन को? तुमने हैंकरचीफ को खींचा ना, तो कॉइन कुछ देर के लिए अपोज करेगा कि नहीं? तुमने गाड़ी आगे किया तो मेरा बॉडी कुछ देर के लिए अपोज करेगा कि नहीं? मैं पीछे रुकूंगा। हमारा बैकवर्ड जग होता है ना, जब गाड़ी आगे जाती है तो बोलो, मेरे को पीछे जैसा था वैसा, मैं कुछ देर के लिए तो अपोज करेगा बॉडी। तो कॉइन जब ऊपर रखा था, हैंकरचीफ जब तुम खींच रहे थे, तो हैंकरचीफ मोशन में था, तो कॉइन कुछ देर के लिए उधर पीछे रुकने की कोशिश करेगा। बोलो। वो कुछ देर की जो बात है ना, उतनी देर में वो हैंकरचीफ निकाल देता है, उतनी देर में हैंकरचीफ निकाल देता है और कॉइन ग्लास के अंदर गिरता है। आ रही बात समझ में? आइए, हाई लेवल पे होता है, थोड़ा क्विक होना चाहिए, पेस होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, सब चीजें मैटर करता है। तुमने घर के अंदर नोटिस किया रहेगा, धूल जो होता है ना, डस्ट, तुम्हारा जो घर के बाहर वो होता है ना, मैट होता है, कारपेट होता है, जिसपे तुम पैर साफ करते हो, होता है ना, पैर साफ करके अंदर जाते हो, तो वो पूरा उस पर धूल होता है, बराबर ना? बोलो। या फिर घर के अंदर जो कर्टन लगे हुए हैं, कर्टन के ऊपर क्या है? डस्ट है ना, पूरा है क्या? नहीं है? तुम उस डस्ट को जब नोटिस करोगे कि घर में जो भी वो डस्ट निकाल रहा है, वहां से हटा रहा है, वो कारपेट से डस्ट हटा रहा है, तुमने नोटिस करना इस चीज को। वो कारपेट को उठा के उसको ऐसा साफ नहीं करते, उसको ऐसा झटकते हो। बोलो। अरे थोड़ा ये सब चीजें भी देखो, सिर्फ खाने का और सोने का थोड़ी रहता घर में। अपने आसपास साइंस चालू है, और अपने घर वाले करते, पेरेंट्स, उनको पता भी नहीं है इनर्शिया। मम्मी को इनर्शिया पता भी नहीं है, और हमको पता होके भी हम सोचते नहीं है। मम्मी कर रही है, मम्मी ने सोचा हाँ ये सही तरीका है, मम्मी को पता नहीं उसके पीछे का साइंस। हमको पता है बट हम यूज नहीं करेंगे। नहीं अच्छी, हमको अगर बोला था ना मैट साफ करें, मैट उठाते हम ऐसे करते गंदा। तो फिर घर वाले बोलते अरे झटक उसको, झटक ऐसा नहीं निकलेगा, कर्टन पे धूल है तो कर्टन को पकड़ के ऐसा साफ नहीं करते, कर्टन को झटका जाता है। जो डस्ट भी करता रहेगा वो कर्टन पे मारेगा जोर से। अरे तुम नोटिस करो ये सब। बोला ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि वो जो मैट था ना, मैट के ऊपर डस्ट बैठा हुआ था। बोलो। अब वो जो डस्ट बैठा है वो रेस्ट पे है क्या? नहीं है। हम वो कारपेट को मारते जोर से, वो कारपेट पीछे जाएगा। बोलो। कारपेट पीछे आएगा कि नहीं? तो वो कारपेट को मारने से कारपेट पीछे जा रहा है, पर उसके ऊपर का डस्ट रेस्ट पे था। वो क्या बोल रहा है? मैं रेस्ट पे, मुझे रेस्ट पे रहना ही पसंद है, मैं रेस्ट पे रहूंगा।
वो अपोज करेगा। जैसे बस आगे लेकर गया, कुछ देर के लिए मेरा बॉडी पीछे गया था कि नहीं गया था, बोलो। इसलिए जब तुम वो कारपेट को, उस मैट को मारते हो तो डस्ट पार्टिकल कुछ देर के लिए वही रुकता है, सिर्फ कारपेट पे आगे चला जाता है। अरे आई बात समझ में? वो कुछ देर के लिए जो रुक गया, तब तक हमने वो मैट को शिफ्ट कर दिया ना पीछे, बोलो। अब वो हवे में डस्ट पार्टिकल अभी नीचे ही गिरेगा ना। आ रही बात समझ में? सोचो इनर्शिया नहीं होता, इनर्शिया नहीं होता तो क्या करना पड़ता, हर मैट को लेके फिर वॉशिंग मशीन में डालना पड़ता हमको। इतना गंदगी है ना, बोलो यार। तुम पैर साफ करो, ये साफ करो, सब साफ करते बैठे हो या फिर घसते बैठो उसको, बोलो सही है कि नहीं है? तो क्या समझ में आया, इनर्शिया एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है इनर्शिया, कोई बोल ही नहीं सकता नहीं कर रहा। देखा है हमने, आसपास हो रहा है हमारी चीज। तुम भागते आओ, जोर से भागते आओ, तुम रुक नहीं पाओगे। रोकने की कोशिश करोगे तो थोड़ा आगे जाता है बॉडी। तुम भागते हो और रोकने की कोशिश करो, बॉडी थोड़ा आगे जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी वॉज इन मोशन। बॉडी जिस स्टेट में, उसको उसी स्टेट में रहना पसंद है। बराबर है क्या नहीं? बोलो। तुम एकदम जोर से भाग के आए, एकदम से नहीं रुक सकते तुम, थोड़ा बॉडी आगे लीन होता है, आगे। क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी को आगे रहना ही पसंद है। तुमने रोका है ना, बॉडी तुमको बता रहा है मैं मोशन में था, मुझे मोशन में रहना ही पसंद है। कुछ देर के लिए बॉडी अपोज करेगा कि भाई मैं नहीं रुक रहा, मैं तो आगे जा रहा हूं। आई बात समझ में? इनर्शिया की वजह से तुम्हारा बॉडी आगे जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? बोलो। तो इनर्शिया एग्जिस्ट करता है, इनर्शिया एग्जिस्ट करता है। याद रहेगा सबको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट? बोलो। यस सर। फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे दिख रहा हूं, मैं सिर्फ अभी एग्जांपल के नाम लिख रहा हूं, मैंने समझा दिया। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जर्क, बराबर। बस में जब बैठते हो, गाड़ी पे जब बैठते हो, बोलो बोलो, सही है कि नहीं? सेकेंड, डस्ट ऑन कर्टन। मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं शॉर्ट में, पर तुमको पता है ना, तुमको थोड़ा एलोबरेट करना है क्या किया हमने इधर। बराबर है क्या नहीं? याद रखो, दो एग्जांपल सफिशिएंट है बात को समझाने के लिए। इनर्शिया क्लियर है क्या? बोलो। कॉपी कर, समझा उसको, सुनना सुनना। तो हमने बोला, मैंने बोला कि मैं जाके बस में बैठा रेस्ट पे, अब मेरे बॉडी को रेस्ट पे रहना पसंद है, ठीक है। न्यूटन का कहना है इनर्शिया को अगर तुम्हें ब्रेक करना है, इनर्शिया को ब्रेक करने का मतलब क्या? जो बॉडी रेस्ट पे, उसको रेस्ट से बिगाड़ना है, हटाना है रेस्ट से। जो बॉडी मोशन में है, उसका मोशन वाले स्टेट को बिगाड़ना है, उसे रोकना है। तो न्यूटन का कहना है अगर तुम इनर्शिया बिगाड़ना चाहते हो, मतलब जो रेस्ट पे, उसको रेस्ट पे नहीं रखना है, जो मोशन में, उसको मोशन में नहीं रखना है, तो तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस क्वांटिटी को बोला जाता है फोर्स। इंट्रोड्यूस किया उसने। बोला फोर्स क्या है? बोला फोर्स वो क्वांटिटी है जो इनर्शिया बिगाड़ता है। कैसे? एक बुक रेस्ट पे था, उसको रेस्ट पे रहना पसंद है कि नहीं? बोलो। इनर्शिया, बोलो। मैं गया, उस बुक को पुश किया जाकर, बिगड़ गया ना। इनर्शिया बिगड़ गया उसका, रेस्ट पे था, उसको रेस्ट पे रहना पसंद था, मैंने उसका इनर्शिया बिगाड़ दिया। बिगाड़ने के लिए मैंने क्या किया? पुश किया उसको। किया कि नहीं किया? बिगड़ गया। तुम बस में जब बैठे, गाड़ी पर जब बैठे, तुम्हारे बॉडी को रेस्ट पे रहना पसंद था, वो ड्राइवर ने बस चालू किया और भगा दिया, उसने फोर्स लगाया ना बस में, एक्सीलेटर, बोलो, तुम्हारे रेस्ट के स्टेट को बिगाड़ दिया। तो जो मोशन में था, तुम्हारा बॉडी मोशन में था, तो इनर्शिया कहता है कि जो मोशन में, उसको मोशन में रहना पसंद है। तुमको पसंद है, उसने ब्रेक अप्लाई किया, तुम्हारा मोशन वाला स्टेट बिगाड़ दिया ना। बोलो। तो इनर्शिया अगर तुम्हें बिगाड़ना है तो किसकी जरूरत है? जिसकी जरूरत है उसे फोर्स बोलना है। तो न्यूटन का कहना है अगर इनर्शिया जिससे बिगड़ता है ना, वो बिगाड़ने के लिए जिस क्वांटिटी की जरूरत है, उस क्वांटिटी को फोर्स बोला जाता है। समझ में आया फोर्स क्या है? बोलो बोलो। कोई भी देखो, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, वो कारपेट के ऊपर सारे डस्ट पार्टिकल बैठे थे कि नहीं? बोलो। मैं चाहता हूं डस्ट पार्टिकल मोशन में आए, मुझे उसका इनर्शिया बिगाड़ना है, तो मैंने क्या अप्लाई किया? क्या अप्लाई किया? फोर्स। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, कारपेट पीछे गया, डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे था, वो मूव करने लग गए, नीचे गए। बोले गए कि नहीं गए? बताओ,
गए कि नहीं? Yes, sir. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का क्या कहना था? उसको क्या करने वाला था? फर्स्ट लॉ मैंने लिख कर दिया था। फर्स्ट लॉ में क्या करने वाला था वो? Introduction of. हाँ, तो तुमको फोर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। बोला फोर्स क्या है? बोला वो जो इनर्शिया ना, इनर्शिया जो तुम पढ़ के आए अभी, इनर्शिया, वो इनर्शिया अगर तुमको बिगाड़ना है ना, रेस्ट पे नहीं रखना है उसको। रेस्ट पे पसंद है मत रखो, बिगाड़ो उसको। वो मोशन में, उसको बॉडी को पसंद है मोशन में ना, रोको। तूने बॉल फेंका, बॉल को पसंद है मोशन में रहना, बराबर है कि नहीं? और तुम फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल जा रहा है, उसको पसंद है ना मोशन में रहना? बोलो। तुमको उसको रोकना है, उसको मोशन में रहना पसंद है, ड्यू टू इनर्शिया उसको पसंद है, उसका इनर्शिया बिगाड़ना है, जाके पैर लगाओ, बॉल को रोक दो, बिगड़ गया। बोलो। तो तुमने क्या अप्लाई किया? तुमने फोर्स लगा के रोक दिया। या फुटबॉल रेस्ट पे, उसको रेस्ट पे रहना पसंद है ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया कहता है उसको रेस्ट पे रहना पसंद है, तुम उसका उस स्टेट ऑफ रेस्ट वाले इनर्शिया को बिगाड़ना चाहते हो, तुम जाके किक करोगे, फोर्स लगाओगे ना? बोलो। मतलब इनर्शिया अगर बिगाड़ना है तो जिस क्वांटिटी की जरूरत है वो फोर्स है, दूसरा क्या है? इनर्शिया कैसे बिगाड़ोगे तुम? एक रेस्ट पे रखी हुई चीज को रेस्ट पे नहीं रखना है, क्या करोगे उसके लिए? क्या करोगे? कुछ और तरीका है क्या फोर्स के अलावा? बोलो, है क्या कोई तरीका? अरे बोलो। अरे मूव ही नहीं होगा कोई ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के। बिना फोर्स लगाए भी मूव हो रहा है वो, तो फिर वो सुपर नेचुरल फोर्स है, उधर भागने का, उधर से लेके। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है। एक चेयर रेस्ट पे रखा हुआ है, वो चेयर मूव नहीं कर रहा है क्योंकि रेस्ट पे, उसको रेस्ट पे रहना पसंद है, पर हमको उसका इनर्शिया बिगाड़ना है, तो तुम उसको पकड़ के खींचोगे ना, पुल करोगे, मोशन में आ गया, पुश करोगे, मोशन में आ गया। तुमको उसका इनर्शिया बिगाड़ने के लिए तुमको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बोलो। बिना फोर्स के अगर चेयर मूव हो गया, डेंजर। इनर्शिया बिगाड़ने के लिए तो न्यूटन का कहना है इनर्शिया बिगाड़ने के लिए जिस क्वांटिटी की जरूरत है ना, उस क्वांटिटी को फोर्स बोला जाता है। जिसको इनर्शिया समझ में आया तभी उसको समझ में आएगा क्या है। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है, अब फर्स्ट लॉ में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो अभी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी एट रेस्ट continues to remain at rest. A body in uniform motion continues to remain in uniform motion. बोला खरे क्या लिख रहे सर? इनर्शिया का था ये डेफिनेशन, इनर्शिया के लिए लिखा था, क्या लिख रहे आप? गलत लिखा, इनर्शिया का, इनर्शिया के लिए लिखा था ना हमने। बोलो। अरे अभी आप फर्स्ट लॉ सिखा रहे सर, इनर्शिया का है वो। मैं फर्स्ट लॉ खत्म नहीं हो गया, यहां तक इनर्शिया का ही स्टेटमेंट है। बोलो, इनर्शिया हमने यही बोला था कि नहीं? बट मैंने क्या बोला, न्यूटन फर्स्ट लॉ में किसको इंट्रोड्यूस करता है? फोर्स को। यहां पे रोकता नहीं, आगे बोलता है अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन unless an external unbalanced force is applied on it. मतलब बॉडी रेस्ट पे, उसको रेस्ट पे रहना पसंद है, हाँ सही है, इनर्शिया है। बॉडी मोशन में, उसको मोशन में रहना पसंद है, हाँ सही है, पर कब तक रेस्ट पे रहेगा? कब तक? जब तक उस पे क्या नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है उस पे? एक्सटर्नली होगा ना भाई, चेयर मूव करेगा थोड़ी, अंदर से कुछ इंटरनली मूव कर रहा है, अंदर कुछ आ गया उसके। बोलो, बाहर से लगाना पड़ेगा ना तुमको फोर्स। बोलो। बोला अनबैलेंस, बोला अनबैलेंस क्या है? सिंपल सी बात है, एक चेयर रखा हुआ है, ये फ्लोर है, इसके ऊपर चेयर रखा है। अभी चेयर कैसे ड्रॉ करने का यार, क्या पता नहीं यार, ये मुश्किल रहता ड्रॉइंग का। ये टेबल है समझो,
इसको मूव करवाना है। बोले ये अनबैलेंस्ड फोर्स। बोला अनबैलेंस्ड का मतलब क्या? अरे तुम यहां से इस पे फोर्स लगा के इधर खींचोगे, वो अनबैलेंस क्यों? क्योंकि ये जो है चेयर, इसको समझो इस तरफ भी फोर्स है, तुमको इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तुम यहां पर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो, यहां पर भी 10 न्यूटन के फोर्स से कोई और खींच रहा है। मुझे बताओ, यहां भी 10 न्यूटन लगाया, यहां भी 10 न्यूटन लगाया, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव होएगा? क्या मूव होगा? क्या सेम फोर्स दोनों तरफ से लगा तो? बोलो। तुमको इसका इनर्शिया बिगाड़ना है। तुम चाहते हैं रेस्ट पे ना रहे, ये मूव करे। अगर तुमको मूव करना है तो दो लोगों ने आके इस पे फोर्स लगाया, एक ने इधर लगाया, एक ने इधर लगाया। बोले इससे मूव नहीं होगा। सिर्फ फोर्स लगाने से भी मूव नहीं होगा। फोर्स कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बोलो। अनबैलेंस। ये बैलेंस्ड है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। एक चेयर को इधर 10 न्यूटन से खींच रहा हो, उधर खींच रहा हो, तो ऑब्जेक्ट मूव थोड़ी करेगा। हाँ, अनबैलेंस कब? जब इधर से 12 न्यूटन लगा, इधर से 10 न्यूटन लगा, उधर का ज्यादा है ना, उधर का ज्यादा है कि नहीं? ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो फोर्स भी कैसा लगाना है? अनबैलेंस्ड लगाना है तुमको। आ रही बात समझ में? बोलो। क्लियर है सबको? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आधा स्टेटमेंट तो इनर्शिया का ही है। इनर्शिया का डेफिनेशन है 3 लाइन, तो बोलो सही है कि नहीं? इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आई बात समझ में? बोलो। न्यूटन के ही ये फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? दूसरा क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अरे आधा 3 स्टेटमेंट तो इनर्शिया का डेफिनेशन है। क्लियर है क्या सबको? बोलो। सबको क्लियर है फर्स्ट लॉ क्या है? तो तुमको अगर ऐसे याद रखना, तो क्या याद रखना है? इनर्शिया को बिगाड़ने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो फोर्स है। बराबर? बोलो। इनर्शिया को बिगाड़ने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो फोर्स है। और जब मैं इनर्शिया की बात करूं तो इनर्शिया क्या है? या रेस्ट पे या फिर मोशन में। डायरेक्शन का भी होता है जो हम आगे बात करेंगे उस पर। लिखो फर्स्ट लॉ। किसी को डाउट है क्या फर्स्ट लॉ में? बोलो। किसी को डाउट है? एलिस्टर, आदित्य, हर्ष? नो सर। यस सर। यस सर। लिखो ठीक से। चलो, ये फर्स्ट लॉ। मैंने बोला था फर्स्ट लॉ में फोर्स इंट्रोड्यूस करवाएगा, किया। होने के बाद बोलो। तो मुझे बताओ, फर्स्ट लॉ समझने के लिए इनर्शिया जरूरी था कि नहीं था? बिना इनर्शिया के फर्स्ट लॉ नहीं समझ सकते। बोलो। जरूरी है? सिमिलरली अभी सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ समझने के लिए तुम्हें मोमेंटम समझ में आना जरूरी है। सेकेंड लॉ पे बाद में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ के लिए पहले इनर्शिया की बात करना जरूरी है, सेकेंड लॉ समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी बार। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके ऊपर हम बार डालते हैं। मोमेंटम को डिफाइन क्या कैसे करते हैं? हम इसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन पैक्ड इन अ बॉडी। सुनना, क्वांटिटी ऑफ मोशन पैक्ड इन अ बॉडी मतलब क्या? मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो ना, दो क्वांटिटीज है जो उस मोशन को ना क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसका इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे। वो दो क्वांटिटी जो है वो है मास और दूसरा है वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है, अब मैं समझाता हूं, सुनो सुनो। क्वांटिटी ऑफ मोशन पैक्ड इन अ बॉडी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा ना, दो क्वांटिटी है। मूव होने वाले ऑब्जेक्ट के पास दो क्वांटिटी है, जो रिजल्ट, एंड का जो रिजल्ट है वो काफी चेंज कर सकता है। कौन से दो क्वांटिटी? मास एंड वेलोसिटी।
कैसे? मास और वेलोसिटी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मास एंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों ऐसा, मैं तुम्हें समझाता हूं, सुनो। सबसे पहले बात करता हूं मैं कि एक मूव होते हुए ऑब्जेक्ट के लिए मास क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनो, क्योंकि उसका इंपैक्ट देखो। तुम सुबह उठे, तुम बाहर गए चलते चलते, तुम चलते हैं, सामने से साइकिल आ गया, साइकिल आया, समझो 50 किलोमीटर पर आवर, समझो 25 किलोमीटर पर आवर, कम है स्पीड, बोलो। 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल आया और साइकिल आके तुमको टकराया, बराबर? तुमको चोट लगेगी थोड़ा बहुत, बोलो। थोड़ा बहुत तो लगेगा, नहीं क्या नहीं? अब आया ठोका तुमको, क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा थोड़ा थोड़ा तो लगेगा, ऐसा क्यों कर रहे हो? थोड़ा तो लगेगा, लगेगा यार थोड़ा सा। दूसरे दिन फिर सुबह उठे, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रक आया, ट्रक आया, ट्रक। एक दिन पहले साइकिल भी वही स्पीड से आया था, बोलो। दूसरे दिन ट्रक भी वही स्पीड से आया, बराबर है कि नहीं? वो ट्रक भी आके लग गया तुमको, ट्रक। ट्रक छोड़ो, सीधा रिवर्स में आया, समझो रिवर्स में आ रहा था भाई। 25 भी नहीं, चलो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था ट्रक, साइकिल फिर भी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। साइकिल 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, तुमसे टकराया, लगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्क्रैचेस, ठीक है। ट्रक उससे कम स्पीड में 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तुमको आके टकराया। मुझे बताओ किसमें चोट ज्यादा लगेगा? ट्रक। साइकिल तो ज्यादा फास्ट आया था ना, साइकिल तो ज्यादा फास्ट आया था ना, ट्रक तो फिर भी कम स्पीड से आया, फिर क्यों लगा? दोनों भी मोशन में था कि नहीं था? बट मोशन में रहने के बाद इंपैक्ट जब होगा, वो रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है अभी? मास। मास मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, वो मोशन में जब रहेगा तो दो क्वांटिटी को साथ में पकड़ के चलता है। कौन सा दो क्वांटिटी? मास एंड वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, मास एंड वेलोसिटी को पकड़ के चलता है वो। और जिससे टकराएगा उसका रिजल्ट क्या होगा, वो डिपेंड करते हैं दोनों क्वांटिटी पे, मास पे और वेलोसिटी पे, बराबर? बोलो। तो ट्रक का स्पीड कम था बट मास ज्यादा था, तो इंपैक्ट अलग देखने मिला कि नहीं मिला? बोलो। मास इंपॉर्टेंट है। दूसरा बोलो, वेलोसिटी कैसे इंपॉर्टेंट है? मूव होते हुए ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी के वजह से भी रिजल्ट चेंज हो सकता है। कैसे? मेरे हाथ में गन का बुलेट है, बुलेट, वो बुलेट फेंक के मैं तुमको मारू, चल आया बुलेट, तुमको लगा, क्या हुआ? छेद हुआ क्या? हुआ क्या? वही बुलेट को मैं गन में रख के मारू तुमको, उसी बुलेट को मैंने गन में रख के मारा, तुमको शूट किया, तुम्हारी तरफ फायर किया तुम्हारे, मुझे बताओ छेद होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो। पहला जब बुलेट फेंका तो वो बुलेट भी मोशन में था, दूसरी बार जब मैंने गन से फायर किया तब भी मोशन में था। बोलो, क्या दोनों बुलेट का मास अलग है क्या? मास सेम था, बट दोनों मोशन में भी थे, बट कौन से फैक्टर की वजह से रिजल्ट अलग आया? वेलोसिटी। पहला जब बुलेट फेंका वो उतना स्पीड से नहीं आया था, पर जब गन से फायर किया स्पीड से आया। पहले केस में बुलेट, सेकेंड केस में बुलेट, मास सेम है, फिर ये मोशन के अंदर कौन से फैक्टर ने रिजल्ट चेंज किया? वेलोसिटी ने। बोलो, बात समझ में आ रही क्या? मतलब एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है ना, दो क्वांटिटी उसके पास होती है, जो रिजल्ट किसी से टकराया, कुछ भी हुआ, वो दो क्वांटिटी की वजह से फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। कौन से दो क्वांटिटी? मास एंड वेलोसिटी। तो साइकिल का टकराना, ट्रक का टकराना, ट्रक कम स्पीड से टकरा रहा है फिर भी उसका इंपैक्ट ज्यादा है। बोलो, स्पीड नहीं है इसके पास बट मास है ना, वो मास की वजह से इंपैक्ट ज्यादा हुआ, बराबर है कि नहीं? बुलेट को फेंक के मारा, बुलेट को गन से फायर किया, बट गन से फायर करने वाले का इंपैक्ट ज्यादा था ना। क्यों? क्योंकि अभी मास तो सेम था पहले भी अभी भी, बट वेलोसिटी का फर्क है। बोलो। अब समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो दो फैक्टर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बराबर है कि नहीं? बोलो। अरे तुम खुद अगर साइकिल चलाते हो जा रहे हो,
तो तुम्हारे साइकिल के पास ये दोनों चीजें क्या नहीं, मास भी और वेलोसिटी भी, बराबर? बोलो। Yes, sir. तुम जब लेके किसी को टकराओगे, वो टकराने के बाद क्या होगा उस जिससे टकरा रहे हो, या तुम्हारा क्या होगा, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे साइकिल का मास और वेलोसिटी पे। बोलो। Yes, sir. तुम उतनी स्पीड से तुम कार लेके जा रहे थे, बराबर है कि नहीं? बोलो। बट अभी कार के पास क्या अलग है, क्या अलग है? Mass. मास अलग है, इसलिए रिजल्ट चेंज हो जाएगा ना। रिजल्ट चेंज होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ, साइकिल के पास भी मोशन में था, कार भी मोशन में था, बट दोनों में फर्क किसका था? मास का। था कि नहीं था? Yes, sir. क्लियर है क्या सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? मास एंड वेलोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बोलो। बोलो। इसलिए हमने बोला हो क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, उसके पास दो क्वांटिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा है वो? एक है मास है, दूसरा है वेलोसिटी। हेंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है सबको? बोलो। इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते तो मोमेंटम तो वेक्टर है p बार, मास तो स्केलर होता है ना, और वेलोसिटी भी वेक्टर होता है। बोलो। बोलो। सही है क्या? जो जो वेक्टर है उसके ऊपर बार डाल रहे हो, तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो एंड का आंसर भी वेक्टर में आना है। तो मुझे बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? m इंटू वी बार तुमको p बार दे रहा है, बोलो डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? बताओ। Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट है। और किसको कहना है डॉट प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट किसने बोला? एक ही बच्चा है क्या पढ़ रहा है? कौन है? किसने बोला? दान। Cross. Cross. क्रॉस होना चाहिए, क्यों? Cross. एंड का आंसर वेक्टर में आ रहा है ना। बोलो। बराबर। Yes, sir. हर्ष, क्रॉस है क्या डॉट है? क्योंकि सरगम ने भी नोड किया, सही है। सियोना भी नोड करी, तेरा दिख रहा नहीं मुझे। बोल, सही है क्या गलत है? अरे कुछ तो होगा, ओपिनियन नाम की तो चीज होती है। अरे मैं बोल रहा हूं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मास वेक्टर नहीं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स अगर स्केलर आता है तो स्केलर प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स अगर वेक्टर आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे पहला बोलो, क्या ये दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है क्या? ओ क्रॉस वाले भैया कौन कौन है? दानिश, आदित्य, एलिस्टर। ओ, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है क्या? बोलो। अरे अभी तो बोलो ना, हाँ ना कुछ तो बोलो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है क्या? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे तो तुम कमेंट तब करोगे जब मल्टीप्लीकेशन दो वेक्टर्स का हो रहा है, तब ना। ये तो उसको एप्लीकेबल ही नहीं है इस पर। अरे मेरे इंजीनियर और डॉक्टर लोग, जरा थोड़ा दिमाग जगह पे रखना। कल बिल्डिंगें बांधनी है तुम्हें, बहुत बड़े बड़े काम करनी है। मैं नहीं आऊंगा, तुम डॉक्टर विक्टर बन गया तुम्हारे पास ठीक करने के लिए। थोड़ा ध्यान रखो, हमको एंट्रेंस क्लियर करना है। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है तो ही हम कमेंट कर सकते हैं डॉट या क्रॉस से। क्लियर है क्या? एटलीस्ट क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो। तो इसको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में एलिजिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, वो बात ही नहीं करेंगे हम इधर। ठीक है चलो, अगर मैं पूछूं इसका यूनिट क्या है? यूनिट, यूनिट फॉर्मूला, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है क्या? Yes. मतलब मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। बताओ। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है क्या यूनिट? बोलो। अरे बोलो हाँ ना, कुछ बोलो, सदमे में चले गए सब। बोलो कुछ, सही है क्या गलत है? Yes, sir. Yes, sir. करो कॉपी। क्या है सेकेंड लॉ? सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम
is directly proportional to applied force. ये समझने के लिए, ये मोमेंटम वर्ड आया है इधर, इसलिए मोमेंटम पहले बता दिया क्या है। ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेके समझते बात को। सुनो, समझो फुटबॉल है, समझो फुटबॉल का मास m है और वो फुटबॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी v1, ठीक है। फुटबॉल का मास कितना है m, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी v1। वो जा रहा था, फुटबॉल ऐसा जा रहा था और मैंने बीच में उसको और फॉरवर्ड फोर्स लगा दिया, उस पर और जोर से फोर्स लगा दिया, पैर लगा दिया, मार दिया, मैंने उसको किक कर दिया। तो मुझे बताओ फुटबॉल का क्या मास चेंज होने वाला है कि किक करने से? बोलो। नहीं, मास एम ही रहेगा, बट अभी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो गया रहेगा। बोलो, बॉल आ रहा था एक पर्टिकुलर मास और वेलोसिटी के साथ आ रहा था, मैंने लात मार दिया उसको, मास उतना ही रहेगा, बट उसका वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठीक है। अब इस स्टेज में अगर मैं पूछूं इनिशियल मोमेंटम, मतलब जब मैंने उसको किक मारा ना उसके पहले इनिशियली उसके पास मोमेंटम कितना है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। बोलो। तो इनिशियली किक मारने से पहले उसके पास मास कितना था? m, और वेलोसिटी कितना था? v1। बोलो। ठीक है, मैंने किक मारा, किक मारने के बाद फाइनल मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। किक जब मैंने मारा उस पे तो मास अभी भी m है, बट वेलोसिटी v2 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। बोलो, यहां तक क्लियर है क्या? वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी से बाहर डाल रहा हूं मैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में है क्या कर रहे हैं हम? इनिशियली जब बॉल आ रहा था तो उसके पास मोमेंटम इतना था, मास इंटू वेलोसिटी। जब मैंने उसको किक मारा तब उसका मोमेंटम मास इंटू ये वाला वेलोसिटी है। क्लियर है क्या यहां तक? किसी को डाउट है क्या? बोलो, क्या कर रहे? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगर मैं तुमको पूछूं चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस क्या? इनिशियल। याद रखो ये सब चीजें, फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज। फर्क कितने का है? तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना। बताओ। बॉडी का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस, बाहर खेल के आ गया मैं, बॉडी का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। चेंज कितने का है? तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल करोगे ना। 100 माइनस 80, 20 का फर्क है। बोलो। क्या इनिशियल माइनस फाइनल करोगे? 80 माइनस 100, 80 में से 100 माइनस करोगे क्या? 80 में से 100 निकालोगे क्या बाहर? मत करो ये सब। तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। क्या बोल रहे हो? हाँ, बात समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? फाइनल माइनस क्या करोगे? इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करता हूं। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv2 बार। बोलो। इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv1 बार, बराबर। बोलो, सही है? ठीक है। अच्छा, मैं यहां भी m है, इधर भी m है, m कॉमन ले सकता हूं ना, तो इसको लिख सकता हूं v2 बार माइनस v1 बार। m कॉमन ले लिया बाहर, ब्रैकेट के बाहर ले लिया है। m अंदर लूंगा तो फिर से यही टर्म मिलेगा। बोलो, सही है कि नहीं? ठीक है। अभी ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। क्या है ये? अभी इंपॉर्टेंट है, सुनना। अगर चेंज के आगे अगर मैंने वर्ड लगा दिया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या मैंने पहले रेट लिखा था? क्या RATE लिखा था क्या इधर? बोलो। नहीं लिखा था, मैं अभी लिख रहा हूं। अगर मैं लिख देता हूं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जब भी वर्ड रेट आएगा ना तो याद रखना है तुमको टाइम के साथ डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है? टाइम के साथ। बोलो, टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है। तुमने पैर जब वो बॉल पे लगाया तो कितनी देर के लिए फोर्स लगाया, वो भी इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? बोलो। वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी वर्ड रेट आएगा तो तुम किससे डिवाइड करोगे? टाइम से। यहां तक क्लियर है क्या? तो इस इक्वेशन को मैं टी से डिवाइड कर रहा हूं। इसके पहले टी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं सिर्फ चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा था, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने अभी रेट यूज किया। रेट वर्ड जब भी आएगा तो तुम किससे डिवाइड करोगे? बोलो। टाइम से डिवाइड करो। यहां तक क्लियर है क्या सबको?
बोलो, इधर तक कॉपी करो, इधर तक कॉपी करो, फिर कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ तक कॉपी करो, होने के बाद बोलो। यहाँ तक तुम आ गए, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, मतलब एम, पहले मोमेंटम m इंटू वी वन था, जब तुमने उस पर किक किया तो मोमेंटम m इंटू वी टू हुआ, बराबर है क्या नहीं, बोलो। तुम चाहते हो कि मोमेंटम में बहुत बड़ा फर्क आए तो तुमको बहुत जोर से किक मारना पड़ेगा। तुम जितना जोर से किक मारोगे उतना ज्यादा v चेंज होगा ना, बोलो। और उतना ज्यादा फिर m इंटू वी का प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। मतलब ये सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा किस पर, तुम कितना क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स। ऑब्वियसली तुम गाड़ी पे जा रहे हो, तुमने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, थोड़ा सा एक्सेलरेट किया मतलब क्या, थोड़ा सा ही फोर्स लगाया, बोलो। पहले तुम्हारे गाड़ी का मोमेंटम अलग था, मास इंटू स्पीड अलग था, मास इंटू वेलोसिटी अलग था। अब तुमने एक्सेलरेट किया मतलब तुमने फोर्स लगाया, अब स्पीड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, स्पीड चेंज हो गया, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी चेंज हो गया। बट तुम अगर ज्यादा एक्सेलरेट करते, ज्यादा फोर्स लगाते, बोलो, तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होता था कि नहीं होता था, बोलो। मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, बोलो। यस सर। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उल्टा लिख सकता हो कि नहीं ऐसा, देखो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम में चेंज आएगा, बोलो, बराबर। अब सुनो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, इतना होता है ना, हमने निकाल के रखा है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ये है क्या नहीं है, बोलो, बोलो बोलो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की जगह पे ये लिख सकता हो, m इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी, बोलो। क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमने पहले ही प्रूव किया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दिस, तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं ना, बोलो। सबको क्लियर है यहां तक? अभी याद करो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो वहां पर कांस्टेंट आएगा, तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा और मैं वहां पर कांस्टेंट डाल रहा हूं k, और बाकी सारे वैल्यूज वैसे m v2 माइनस v1 और ये अपॉन t, बोलो सही है ना। एक्सपेरिमेंटली इस k का वैल्यू आया है 1, कितना आया है एक्सपेरिमेंटली, कितना आया है 1, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, f इज इक्वल टू m v2 माइनस v1 अपॉन t, बोलो सही है, क्योंकि k का वैल्यू 1 है ना, किधर 1 लिखना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो। ठीक, अब सुनो मेरी बात, v2 माइनस वी1 अपॉन टाइम, ये v2 माइनस वी1 मैंने तुमको बोला चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल ना, इधर v2 माइनस वी1 है, इसका मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये ब्रैकेट में जो लिखा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जब मैं चेंज इन मोमेंटम बोला तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किया। सिमिलरली चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बोलो। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। v2 माइनस वी1 अपॉन टाइम फॉर्मूला किसका है, एक्सेलरेशन का है, मतलब f इज इक्वल टू m और v2 माइनस वी1 अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। यहां से तुम्हारा फॉर्मूला आता है f इज इक्वल टू एम ए, हम यूज करते ना, ये हम यूज करते ना, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बोलो। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट लॉ में तुमको फोर्स को इंट्रोड्यूस करवा के देगा, सेकेंड लॉ में क्या करेगा वो,
उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाएगा, बराबर। Yes, sir. देखो ना, सेकेंड लॉ से हमने ये फॉर्मूला बनाया, तो फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करेंगे ना, बताओ। Yes, sir. क्लियर है सबको? मोमेंटम, सेकेंड लॉ क्लियर है? चलो कॉपी करो, कॉपी कर लो इसको।